तो पिछले 3 वीडियो में हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये अलग अलग टॉपिक्स। मतलब हमने पिछले 3 वीडियो में बेसिकली पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। एनसीईआरटी की एक एक चीज अच्छे से हो गई थी। मैंने आपको सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो देखिए, चैप्टर पढ़िए। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं वन शॉट में। मतलब कि एक वीडियो में आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ढूंढने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। एंड तक सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए सॉल्व करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। ठीक है। आपको पता है हार्मोन हमने दो तरीके के पढ़े थे, एनिमल्स और ह्यूमन स्लैश एनिमल या ह्यूमन के अंदर एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी हार्मोन की, और प्लांट्स हार्मोन के कुछ नाम बताए थे मैंने। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस अपने पास इंसुलिन, थायरोक्सिन, ईस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो देखो, सिंपल सी बात है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि इसका सीधा आंसर है साइटोकाइनिन है, प्लांट हार्मोन। क्यों? क्योंकि ऊपर के 3 जो है वो तो ह्यूमन के अंदर होते हैं। ये जो 3 है ये तो ह्यूमन के अंदर होते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से आता है? पैनक्रियास से आता है। जब भी आप कोई एमसीक्यू करो तो आपको आंसर पता है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके बाद जो ऑप्शंस है उनको भी, उनके बारे में भी सोचा करो। जैसे कि एक ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इससे आंसर निकाला तो आपको एक डायरेक्शन पता चला, पर अगर आपने इसके ऑप्शन से हर तरफ गए, हर डायरेक्शन में गए, ऑप्शंस के बारे में सोचा, पॉसिबल क्या क्या हो सकता था, तो आपका ये पूरा एरिया कवर होगा। मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रांग होगा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब एक कॉन्सेप्ट से और हर डायरेक्शन में अगर उसके बारे में सोचा तो जो पूरे सिलेबस का कवरेज है वो आपका बेटर होगा। और इस हिसाब से एमसीक्यू हमेशा करते हुए चलो तो आपको आगे चल के फायदा होगा। तो हमें आंसर तो पता है, साइटोकाइनिन है। देख लेते हैं क्यों आंसर साइटोकाइनिन है। पहले तो प्लांट हार्मोन पूछा है, तो प्लांट हार्मोन के आपको मैंने बताए थे कुछ नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये याद रखना ही है। कौन कौन से नाम थे? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन। ये 4 तो होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग। कैसे होते हैं ये? ग्रोथ प्रमोटिंग। मतलब ये 4 हार्मोन रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये, ग्रोथ प्रमोटिंग किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ठीक है। और एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड, या जिसको हम ए भी कहते हैं, ए। ये कैसा होता है? ग्रोथ इनहिबिटिंग। मतलब कि इस हार्मोन का क्या काम होगा? अगर ग्रोथ हुए जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए एक और भी तो हार्मोन चाहिए हमें। ऐसा तो नहीं चाहिए कि बिल्कुल प्लांट के खाने पीने का ठिकाना नहीं और बस प्लांट उगे जा रहा है। नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं चाहिए। तो हर चीज का बायोलॉजिकल सिस्टम में कंट्रोल होता है। कुछ चीजें उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ये ऊपर के 4 हार्मोन, ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ को। और कुछ उसको स्टॉप करने के लिए हमें कंट्रोल चाहिए ताकि कुछ भी अनकंट्रोल्ड वे में ना हो। तो एब्सिसिक एसिड का वो काम होता है। तो मैंने आपको बोला कि ये जो 5 है ये तो प्लांट हार्मोन्स आपको अच्छे से पता होने ही होने चाहिए। इनके एक एक फंक्शन हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको रेफर करिए। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साइटोकाइनिन और हमें यहाँ पे दिख रहा है साइटोकाइनिन, प्लांट हार्मोन। और इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन का हमने अलग अलग जगह पे वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, तो वो हो जाएगा। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या था। इंसुलिन कहाँ से आता था? पैनक्रियास से। इंसुलिन का क्या काम क्या होता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे काम होता है। ठीक है। ग्लूकोज अपटेक करवाता है। पैनक्रियास से निकलता है बीटा सेल से। ठीक है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नाम से पता चल रहा है थायरोक्सिन, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा थायराइड ग्लैंड से। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक आदमी का मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं है। जैसे इंसुलिन आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन ओवरऑल सब तरह के मेटाबॉलिज्म के लिए, ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं जिसको बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन आपको पता है कि ये फीमेल में सेक्स हार्मोन है। तो ये 3 तो प्लांट में हो नहीं सकते, साइटोकाइनिन सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड।
तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। अब इसके लिए एक तो ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है सॉरी, ये क्वेश्चन सॉरी, कौन कौन से क्वेश्चन बोले मैंने? सेकंड और फिफ्थ। सेकंड में गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड और कुछ ऑप्शंस दिए हैं, और फिफ्थ में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट फंक्शंस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने वीडियो में अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने को पूछ लेगा, आपको लेबलिंग पूछ लेगी, पूछ लिया जाएगा, 3-4 आपको ये लेबलिंग दिए हुए होंगे, कोई एक लेबल करके एक्स कह देगा और कहेगा एक्स बताइए क्या है। तो फिर से हम एक बार जल्दी से कोई रिकैप कर लेते हैं कि कैसा होता था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कैसा होता था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कैसे आपको स्टार्ट करना है, अगर आप बाहर से अंदर की ओर जाए, ठीक है, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, जो बाहर की ओर प्रोजेक्टिंग आउट प्रोजेक्टिंग फाइबर्स होते हैं, जो बाकी जगह जाके कनेक्शन बनाएंगे, उसको क्या कहते थे? डेंड्राइट कहते थे। क्या कहते थे? डेंड्राइट्स। बीच में मैंने क्या बनाया? न्यूक्लियस बनाया है। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी यहीं से हम देखते हुए चलते हैं, या तो बाद में हम लेबल करते हैं, पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये पतला सा फाइबर टाइप का जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स। क्या कहते हैं? एक्सॉन्स। और साइड में क्या होती है? माइलिन शीथ। एक्सॉन्स आगे जाके क्या बनाते हैं? साइनेप्टिक नॉब या फिर साइनेप्टिक बल्ब, एक ही बात है। नॉब मतलब आपको पता है दरवाजे का नॉब होता है, डोर नॉब। कौन सा वाला? जो गोल वाला ऐसा होता है जिसको रोटेट करके बंद करते हैं, वैसे ये नॉब साइनेप्टिक नॉब या फिर बल्ब। बल्ब गोल है, इसको ऐसे रोटेट करके करेंगे। ठीक है, और अगला फिर जो आएगा, अगले न्यूरॉन की बात अगर हम करेंगे, आपको पता है एक न्यूरॉन तो है नहीं, सीरीज में बहुत सारे हैं। एक न्यूरॉन से पूरे ब्रेन से ला लेके लास्ट लेग में अगर सपोज सिग्नल पहुंचाना है, तो एक से तो जाएगा नहीं, आपको सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स चाहिए होंगे। तो इस तरीके से वो फिर आगे चला जाएगा, और यहाँ पे उसकी सेल बॉडी और न्यूक्लियस, और इस तरीके से ये अटैच होगा। और यहाँ पे जो बीच में गैपिंग आएगी, कौन सा गैप की हम बात कर रहे हैं? इस गैप की, इस गैप की बात कर रहे हैं। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम यहाँ से अब लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। इस गैप को हम क्या कहते हैं? जो एक साइनेप्टिक नोब, मतलब एक न्यूरॉन एंड हो रहा है, टर्मिनल है, और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्ट के बीच में क्या गैप होता है? इसको हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपके क्वेश्चन में यही पूछा था, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स आपको सीधा पता है, इसको साइनैप्स कहते हैं, तो सीधा टिक करो। साइनैप्स कहते हैं गैप बिटवीन टू न्यूरॉन को। ठीक है, अब देखते हैं डेंड्राइट क्या है और एक्सॉन्स क्या है। मैंने आपको क्या बोला कि आपको ऑप्शंस को भी और आगे लेके चलना है, देखना है क्या है। तो हम लेबलिंग कर लेते हैं सीधा सीधा। इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, जो बाहर की ओर प्रोजेक्टिंग पार्टिकल होते हैं, जो अलग जगह से इंफॉर्मेशन लाएगा, इंटरकनेक्शन बनाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। जो बीच में ये पतली सी फिलामेंट जैसी नेटवर्क जा रही है स्ट्रेट, इसको कहते हैं एक्सॉन। और जो ये बाहर की ओर एक शीथ बनाता है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ठीक है, ये तो आपका न्यूक्लियस है। ये है आपका साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, और ये मैंने साइनैप्स आपको बता ही दिया। तो आपको बेसिकली इतनी ही लेबलिंग चाहिए। यहाँ पे ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनुलेटेड, उसका आगे आपका फंक्शन पता चलेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है। तो हमने एक साथ सेकंड क्वेश्चन तो किया ही, हमने देख लिया डेंड्राइट क्या। डेंड्राइट बाहर के आउट प्रोजेक्टिंग पार्टिकल फाइबर्स थे। और एक्सॉन देख लिया, जो बीच में मिडिल से पतली सी एक नेटवर्क जारी होती है, जिसके अराउंड माइलिन शीथ होता है, उसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, साइनैप्स तो आंसर है इसका। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है जो एक एक इम्पल्स होता है जब डेंड्राइट एक इंफॉर्मेशन लाता है और उसको ट्रांसमिट करता है। एक इंफॉर्मेशन जब न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कर लिया, और हमने साथ में ये भी कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या बोला था? बस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। मैंने अलग अलग पार्ट के वहीं पे आपको फंक्शन बता दिए। तो 2 और 5 एक साथ हो गया। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थिंकिंग। थिंकिंग होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ से होता है ब्रेन में थिंकिंग? अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है, आपको पता होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से
थिंकिंग होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कौन सा वाला होता है? आगे वाला, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, आगे से लेके पीछे तक पूरा जो ऊपर की ओर पार्ट होता है ब्रेन का, उससे। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट बिल्कुल होता है। कहाँ से होता है? मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला से होता है। हाइंड ब्रेन, या फिर आप कहो तो बेटर रहेगा अभी आपके लिए, तो आप हाइंड ब्रेन आपको पता होना चाहिए। हाइंड ब्रेन, आपको पता है ब्रेन के 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। और बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग के लिए सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम, यह है सेरेब्रल, मतलब कि सेरेब्रम से आया होगा, सेरेब्रम वाले एरिया को ब्रम, और यह सेरेबेलम, ठीक है। तो सेरेबेलम का बैलेंसिंग होता है, सेरेबेलम भी हाइंड ब्रेन में आता है आपका। तो सबका तो सारे फीचर तो इंक्लूडेड है ही, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ब्रेन का जरूरी है, ब्रेन हमारे लिए थिंकिंग के लिए, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के लिए भी जरूरी है, और बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के लिए भी जरूरी है। तो तीनों फंक्शन के लिए जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, what is the function of receptors in our body? think about think of situations where receptor do not work properly, what problems are likely to arise? अब देखो, रिसेप्टर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में, फिर से देखते हैं। इसमें पहले हमें बताना है कि रिसेप्टर का फंक्शन क्या है, फंक्शन बताना है, और उसके बाद बताना है कि अगर प्रॉपरली वर्क ना करे तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो फंक्शन होगा उसका, अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो क्या क्या इफेक्ट आएगा? जो वो चीज़ नॉर्मली करती थी वो चीज़ नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, सिंपल। अगर आपको फंक्शन पता है तो आप बता दोगे कि अगर नहीं काम करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखते हैं रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है। सपोज ये सेल है, ठीक है। आपको पता है रिसेप्टर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, आई मीन बहुत ही ज्यादा टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। कैसे? केमिकल रिसेप्टर हो सकता है, थर्मल रिसेप्टर हो सकता है, पेन रिसेप्टर हो सकता है, और उसके बाद आपके प्रेशर रिसेप्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद आपके हार्मोन के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो रिसेप्टर्स इज एक्चुअली वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, और इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया नहीं है। तो हम एक जनरल आइडिया लेके चलते हैं। ये एक आपका सेल है, और सपोज किसी हार्मोन को आना है, ठीक है। और ये हार्मोन का ऐसा नेचर है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो मना कर रहा है, नहीं, हम बाहर के सब्सटेंस को कैसे लेंगे, वो तो बाहर का सब्सटेंस है, उसका हमारे जैसा नेचर है ही नहीं, हमारी आपस में बनेगी नहीं, घुल मिल नहीं पाएगा वो। मतलब कि क्या है कि ये जो हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस केस में हमें क्या चाहिए होगा? इस केस में हमें एक रिसेप्टर चाहिए होगा। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। क्यों बाहर से? वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। सपोज आपको घर जाना है, और आप कहीं बाहर आए हुए थे, और आपको घर जाने में बहुत लेट हो गया एक्चुअली। तो आपको डर लग रहा है कि ओहो पापा से डांट पड़ेगी आज। तो आप क्या करोगे? पहले मम्मी को कॉल कर दोगे, मम्मी को थोड़ा समझाओगे कि पापा को समझा के रखना, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, दरवाजा खोल के रखना, मैं चुपचाप अंदर घुस जाऊंगा। तो सेम यही चीज़ है, यहाँ पे आपका हार्मोन है, हार्मोन ने बात कर ली है रिसेप्टर से कि मुझे सेल में घुसना था, और सेल तो मुझे घुसने देगा नहीं। तो तुम एक काम करना, यहाँ से मुझे घुसने के लिए एक पैसेज बना देना, रिसेप्टर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये रिसेप्टर में ये हार्मोन बाइंड कर जाएगा, और उसके बाद ये रिसेप्टर्स अंदर का काम करेगा, सेकेंडरी सिग्नल करेगा, और उसके बाद ये सेल में जो इफेक्ट दिखाने के लिए आया था हार्मोन वो दिखा देगा। तो एक्चुअली हार्मोन अंदर गया नहीं है, रिसेप्टर्स के बाद वहां से इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक तो ये फंक्शन हो सकता है। दूसरा क्या फंक्शन हो सकता है कि सपोज आपका ये स्किन है, ठीक है, स्किन है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर है कुछ, मतलब कि एटमॉस्फेयर के हमेशा कांटेक्ट में है स्किन। बाहर कितना टेम्परेचर आपको पता चल रहा है, आप बहुत ठंडी जगह पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा स्किन में जो रिसेप्टर है टेम्परेचर के, ठीक है। प्रेशर की बात करें, जैसे कि अगर आप एरोप्लेन में जाते हो तो आपको फर्क पता चलेगा कि अच्छा प्रेशर चेंज आया है। अगर आप कभी बहुत डीप सी डाइविंग में जाओ, अंडर वाटर जाओ, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको फर्क पता चलेगा। और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पेन। पेन मतलब कि अगर पिन प्रिक किया है तो आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे पिन प्रिक किया है, तो पेन अराइज होगा। और क्या हो सकता है? प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे स्टिमुलस, ये कैसे चीज है? स्टिमुलस है। एक तो ये भी रिसेप्टर है, और ये स्टिमुलस के भी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अगर सपोज आपके पास पेन का रिसेप्टर ही नहीं है, सपोज आपका पेन रिसेप्टर खराब हो गया है, तो इसमें होगा क्या? पेन रिसेप्टर खराब हो गया तो इसमें होगा क्या कि सपोज आपको कुछ चीज छू ली, ठीक है,
तो आपके पास पेन रिसेप्टर तो है नहीं, तो वो चीज़ को आपको फील नहीं होगा। तो अगर ये माइनर चीज़ है तब तो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बट सपोज़ कभी आपका हाथ कहीं गर्म जगह पे लगा हुआ है, ठीक है? और आपके पास थर्मल रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि अच्छा ये चीज़ गरम है। आपको बस महसूस नहीं हो रहा, मतलब आपके दिमाग तक स्टिमुलस नहीं जा रहा रिसेप्टर से लेके, पर वहाँ पे इफ़ेक्ट तो आ रहा है, वहाँ पे आपका हाथ एक्चुअली में जल जाएगा, वहाँ के स्किन के प्रोटीन डीनेचर हो जाएँगे, आपके वहाँ पे स्किन खराब हो जाएगी, वहाँ से फ्लूइड निकलेगा, पस बनेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, डे टू डे लाइफ़ में डे टू डे लाइफ़ में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। डे टू डे लाइफ़ में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पेन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, तो कोई भी चीज़ आप तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। आपको कोई चीज़ आके हिट कर जाएगी, आपको पता तो चल नहीं रहा क्योंकि पेन हो नहीं रहा, पर एक्चुअली वहाँ पे इफ़ेक्ट तो शो होगा ही। ठीक है? वैसे ही टेम्परेचर, प्रेशर इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डे टू डे लाइफ़ में जो हमें स्टिमुलस मिलता है, उसके लिए हम इनसेंसिटिव हो जाएँगे, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर इस तरीके के रिसेप्टर्स की बात करें, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हार्मोन तो अंदर जा नहीं पा रहा, रिसेप्टर काम कर नहीं रहे, तो सेल में वो इफ़ेक्ट भी नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स के इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर में अपना इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हो और रिसेप्टर्स के बारे में बहुत चीज़ें लिख सकते हो क्योंकि रिसेप्टर मैंने आपको बताया बहुत ब्रॉड टर्म है। तो किस सेंस में बात कर रहे हो आप 2-3 ऐसे एग्ज़ाम्पल दे दो कि अगर वर्क प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम अराइज़ हो सकती है? और फंक्शन मैंने आपको बता दिया रिसेप्टर का क्या है। रिसेप्टर का फंक्शन क्या है कि वो करवाता है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कोई एक ए है, सपोज़ एक्सटर्नल स्टिमुलस है या फिर ए हार्मोन है और हमें बी तक जाना है। हार्मोन का काम क्या है? सेल में इफ़ेक्ट दिखाना और जो स्टिमुलस था उसका काम क्या था? वहाँ से स्किन से होते हुए, नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाना और फिर एक ब्रेन से आउटपुट लाना। ठीक है? तो ए से बी तक जाने का वो पैसेज बना रहा है रिसेप्टर। ठीक है? तो ये फंक्शन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर तो हमने कर लिया था क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 देखते हैं। हाउ डज़ फोटोट्रॉपिज़्म अकर? ठीक है? हाउ डज़ फोटोट्रॉपिज़्म अकर? क्वेश्चन 6 पे आ रहे हैं हम लोग। फोटोट्रॉपिज़्म मैंने आपको वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया था। तो फोटोट्रॉपिज़्म को अगर हम रिकॉल करें, तो हमें क्या याद आएगा? फोटोट्रॉपिज़्म को हम रिकॉल करते हैं। फोटोट्रॉपिज़्म तो पहले बताओ होता क्या है? आराम से आप टाइम लो, सोचो। ठीक है? फोटोट्रॉपिज़्म एक्चुअली में होता क्या है? फोटोट्रॉपिज़्म होता है मूवमेंट या फिर कहो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है? टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो सपोज़ यहाँ पे लाइट आ रहा है, एक विंडो है और इधर से लाइट आ रहा है, यहाँ पे एक विंडो है। आपने प्लांट को इस तरफ क्यों रखा है कि वो उसका एक्सेस जो उसका डायरेक्शन होना चाहिए था, वो सीधे जाने की जगह कैसा जा रहा है? लाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो इसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज़्म। मैंने आपको बताया था फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिज़्म मतलब कि ग्रोथ। तो लाइट की तरफ ग्रोथ, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, नाम में ही कह रहा है, फोटोट्रॉपिज़्म। ठीक है? होता क्यों है फोटोट्रॉपिज़्म? तो आपको याद रखना है फोटोट्रॉपिज़्म वर्ड आते ही आपके दिमाग में ऑक्सिन्स आ जाना चाहिए और ऑक्सिन्स क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया प्लांट हार्मोन होता है। कैसे होता है? ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं या ग्रोथ इनहिबिटिंग होते हैं? ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं। जो मेन एक्सेस होती है प्लांट की, जैसे कि सपोज़ ये प्लांट है, तो ये जो मेन एक्सेस है, कौन-सा एक्सेस की बात कर रहा हूँ? ये। मतलब कि जिस एक्सेस के अलोंग उसकी ग्रोथ होगी वर्टिकली, ठीक है? ऐसे सीधा प्लांट जो हाइट अटेन कर रहा है, उसके लिए ऑक्सिन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए, ठीक है? तो अब होता क्या है, 2 एरिया लेते हैं, यहाँ पे लाइट इसको सपोज़ ज़्यादा मिल रही है इस एरिया में क्योंकि लाइट के साइड है और इस एरिया में लाइट कम मिल रही है। हमने 2 एरिया ले लिया, एरिया ए और एरिया बी, ठीक है? तो होगा क्या कि जो अंधेरे वाला एरिया जहाँ पे लाइट कम है रिलेटिवली, एरिया बी की बात कर रहे हैं मतलब हम, क्योंकि एरिया बी में लाइट कम है, ठीक है? और एरिया ए में लाइट ज़्यादा है, तो बी में क्या होगा कि ऑक्सिन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सिन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। बी में ऑक्सिन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ए में ऑक्सिन्स कम प्रोड्यूस होंगे, जो लाइट के पास है उसमें कम होता है। ऑक्सिन्स कम होगा ए में, ए एरिया में, ठीक है? अब बी साइड में ऑक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, तो इससे क्या होगा? एक ऑक्सिन ग्रोथ कराता है, आपको पता है, बी साइड में ऑक्सिन ज़्यादा है, तो इस साइड से ग्रोथ हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। इस साइड से कम ग्रोथ हो रहा है ए पॉइंट पे, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस साइड का बल्कीनेस बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेट बढ़ रहा है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, इस साइड कम है और कोई चीज़ इधर से ग्रो कर रही है और इस साइड से कमज़ोर बेस है, तो क्या होगा? वो उस साइड की ओर लटक जाएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा। आई होप आपको इमेजिन हो रहा हो, इस साइड ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है? ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच ही रहा है और इस साइड कुछ उसको रोकने के लिए है भी नहीं, कमज़ोर बेस है, ए पे तो ग्रोथ बहुत कम हो रही है।
तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से क्या होगा, और टिल्ट हो जाएगा उस तरफ की ओर, और अल्टीमेटली आपको क्या दिखेगा कि लाइट के तरफ प्लांट उग रहा है, जैसे इस एक्सेस पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये है फोटोट्रोपिज्म को, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है अगर आपको ये क्वेश्चन है, और अगर आप डायग्राम बना दो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अब हम 7th पे आते हैं। Which signals will get disrupted in case of spinal cord injury? Okay, स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है मेडुला ऑब्लंगाटा है, उसके बाद ब्रेन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा का आगे जो इलोंगेशन होता है, जो आपके वर्टिब्रल कैनाल में, जो आपके बैकबोन के अंदर से होते हुए जाता है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा होता है स्ट्रक्चर उसका, आगे जाके थोड़ा पॉइंटेड हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड से आपके अटैच होते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं आपके नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स अलग अलग लेवल पे ऐसे दोनों साइड में जाएंगे। ठीक है, ये क्या बना रहा हूँ मैं? नर्व। कौन से नर्व? क्रेनियल या फिर पेरिफेरल? तो क्रेनियल नर्व्स होंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में आता है, और सीएनएस से जो नर्व अराइज होंगे उनको कहेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम कहेंगे स्पाइनल नर्व इसको। और जो ब्रेन से डायरेक्टली नर्व अराइज होते हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व मैंने बनाया है। तो अब देखो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से लेवल पे इंजरी हुई है। ठीक है, सपोज इस लेवल पे इंजरी हुई है, और यहाँ पे है आपका हैंड लेवल है सपोज। ठीक है, और ये सपोज नेक लेवल था, नेक लेवल था, और यहाँ पे हैंड लेवल है। तो अब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में होता क्या है कि सिग्नल यहाँ से आया आपके हैंड में, सिग्नल आया। ठीक है, आपके हैंड ने सिग्नल लिया, तो कैसा पाथवे जाता है? यहाँ से सिग्नल आया, रिसेप्टर्स ने काम किया, उसके बाद क्या है, एफरेंट फाइबर्स है। एफरेंट फाइबर्स मतलब ले जाते हैं। ठीक है, कहाँ ले जाते हैं? ब्रेन की तरफ। हमें ब्रेन को ही तो बताना है कि यहाँ पे क्या चीज चल रहा है, हाँ हैंड पे क्या सिग्नल हुआ है। अब ये एफरेंट फाइबर यहाँ पे जाते 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 ऊपर जाते, यहाँ पे अल्टीमेटली कहीं आपका ब्रेन होगा। जब स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा ऊपर स्कल के अंदर, तो आपका यहाँ पे ब्रेन होगा ऊपर। तो एफरेंट फाइबर ले जाते, पर यहाँ पे इंजरी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब ये आगे जा नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो आपका एफरेंट जाना था, और ये जो घूम के वापस इफरेंट लाता, कि ब्रेन बताता कि अच्छा हैंड की तरफ यहाँ पे हीट है, हैंड को अब मूवमेंट करना है, अगर हाथ यहाँ पे रखे रखे थक गया, यहाँ से हटाना है, चेंज करना है, तो ब्रेन के पास जब इफरेंट जाता तभी ब्रेन एफरेंट भेजता। इफरेंट जाता, येलो से बनाया, तभी ब्रेन एफरेंट सिग्नल्स भेजता। तो अब तो ई फ्रंट ही नहीं जा पा रहा है, यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है। और दूसरी बात, स्पाइनल रिफ्लेक्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। अब सपोज उस लेवल की तरफ तो स्पाइनल रिफ्लेक्स में यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो गई है, तो उसमें ही दिक्कत आएगा। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड का काम ये है कि जो आपके सबसे बाहर में रिसेप्टर्स है, वहां से लेके ब्रेन तक का इस इस पाथवे का बीच में वो ब्रिज बनाता है, मतलब कि इसके थ्रू होते हुए जाता है सिग्नल। तो जिस लेवल पे दिक्कत आए वहीं पे रुक जाएगा, तो उसके बाद ये जो आपका पाथवे है वो काम करेगा ही नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपका ऐसी चीजें होंगी कि आप वॉलंटरी कंट्रोल कर नहीं पाओगे, और ना ही ब्रेन के पास इनपुट जाएगा, मतलब इनपुट जा ही नहीं रहा, तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी दे नहीं पाएगा उस जगह के मूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट? केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे अकर होता है प्लांट में, इस पे पूरा हमने डिटेल डिस्कशन किया है वीडियो में। बहुत बड़ा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन में कैसे होता है प्लांट में। तो आपको बेसिकली इसमें किस बारे में बात करना है? प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करना है। और मैं थ्रू आउट दिस वीडियो भी मैंने बहुत बार बात करी है प्लांट हार्मोन्स। आपको वही 5 प्लांट हार्मोन, 4 ग्रोथ प्रमोटिंग, 1 ग्रोथ इनिबिटिंग, कैसे उनका वो होता है कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, थ्रू आउट द प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे? वेसल्स के थ्रू। जो आपके जाइलम वेसल होते हैं, वो उसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कि आपका एक प्लांट है, तो सपोज कोई हार्मोन कहीं बन रहा है, कोई हार्मोन कहीं बन रहा है, पर अल्टीमेटली जब वो डालेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हर जगह जहाँ पे भी यूज है उसका। जैसे ऑक्सीजन के लिए मैंने बताया, ऑक्सीजन का कहाँ यूज है, मैंने कहा कि आपको इस डायरेक्शन में ग्रोथ के लिए है, तो ऑक्सीजन इस जगह पे हो गई टिप, टिप पे, क्योंकि उसको टिप से तो आगे उठाना है। ठीक है, साइटोकाइनिन का ऐसे ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या लेटरल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से एक पौधा था, अब उसके बाद वो पौधा ऐसा हो जाएगा, ज्यादा वो लेटरली जाएगा, तो लेटरल ग्रोथ के लिए साइटोकाइनेस रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो आपको सारे ऐसे तरीके से आप सारे प्लांट हार्मोन्स के फंक्शन एक्सप्लेन कर दो, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया। और क्या, बस आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपने अगर वीडियो देखा है तो आप वहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको नाम लिखे हैं, ये आपको बस इनके फंक्शंस आप एक्सप्लेन कर दो और आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। और थोड़ी बहुत जनरल बातें कि हार्मोन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम डाल देंगे वेसल्स में, वो थ्रू आउट द प्लांट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह की बातें आपको बोल देनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज नीड व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या नीड है? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, अच्छा तो नीड में तो हम कहेंगे कि ब्रेन की नीड है, ठीक है। और हम कहेंगे रिसेप्टर्स की नीड है। पर ब्रेन की नीड क्या एक्चुअली में नीड है? प्लांट के पास तो ब्रेन नहीं होता, फिर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो करते ही हैं। मैंने इसलिए क्वेश्चन एक अराइज किया था, जो सेकंड वीडियो एंड किया था वहाँ पे, कि प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता तब भी वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। और हमने थर्ड वीडियो में देखा कि करते हैं, कैसे करते हैं, प्लांट हार्मोन्स के थ्रू करते हैं। तो आपके बेसिकली क्या है, या तो प्लांट्स के पास जैसे कि ब्रेन नहीं है तो कम्प्लीटली वो हार्मोन पे रिलाई करेंगे। ह्यूमन के केस में अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन के केस में हार्मोन्स भी हैं, ब्रेन भी है, रिसेप्टर भी है, और क्या है, ह्यूमन के पास न्यूरॉन्स भी हैं। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली दो तरीके के पाथवे होते हैं, या तो न्यूरल पाथवे होगा, या तो न्यूरल पाथवे होगा, ठीक है। न्यूरल पाथवे का मतलब क्या है, न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर ऐसे करते करते सिग्नल जा रहा है और वो ब्रेन में जाएगा। या फिर आपके पास होगा केमिकल पाथवे। केमिकल पाथवे में क्या आ जाएगा, हार्मोन्स आ जाएंगे, ठीक है। कि एक हार्मोन ने कंट्रोल करवाया, ग्लूकोज का अपटेक करवाना था तो इंसुलिन ने अपटेक करवा दिया केमिकल पाथवे। बेसल मेटाबॉलिक रेट डिटरमाइन करवाना था, इंसुलिन ने थायरोक्सिन ने करवा दिया, तो केमिकल पाथवे। और न्यूरल पाथवे मैंने आपको बताया एक रिसेप्टर से होते हुए न्यूरॉन्स के थ्रू, रिसेप्टर्स, उसके बाद जाएगा वो न्यूरॉन, और उसके बाद जाएगा वो ब्रेन में। तो ब्रेन से जब हमें वापस इफेक्ट लाना है, मतलब आउटपुट लाना है वापस न्यूरॉन, ये कौन से न्यूरॉन होंगे, जो ले जा रहे हैं, मतलब कि ए फ्रेंड। ये जो ला रहे हैं वो कौन से होंगे, ई फ्रेंड फाइबर्स। और उसके बाद वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन पे। इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, जैसे कि अगर हमें हैंड की मूवमेंट करनी है तो इफेक्टर क्या है, हैंड के मसल्स होंगे, हैंड के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो मूवमेंट होगी। तो इस तरीके का पाथ पे। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको क्या दिख रहा है, रिसेप्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, न्यूरॉन्स है, ब्रेन तो है ही यहाँ पे, ठीक है। पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि लोअर ऑर्गेनिज्म में ब्रेन नहीं होता, तब भी वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, प्रिमिटिव टाइप का, इतना स्ट्रांग नहीं होता। तभी हम कहते हैं कि ह्यूमन आर द स्मार्टेस्ट एनिमल, इस तरीके का क्लेम होता है। चिंपैंजी थोड़े करीब होते हैं, फिर जैसे पीछे जाएंगे थोड़े कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत, आप देखो इसमें से चारों चीजें हैं, जो चीज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और सपोज कि कोई बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, तो उसके पास कुछ नर्व फाइबर्स हो सकते हैं, जो जो पेरिफेरल नर्व्स हो सकते हैं उनके पास, भले स्पाइनल और क्रेनियल नर्व ना हो, ठीक है। और लोअर ऑर्गेनिज्म है तो केमिकल्स के मीडिएट थ्रू कर सकते हैं। और बहुत ही लोअर है तो रिसेप्टर्स होंगे, उनको कुछ तो पता होना चाहिए कि उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। कौन बताएगा ये चीज़ें, रिसेप्टर्स बताएंगी। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 10th पे। इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से? देखो, दो टर्म्स है यहाँ पे, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शंस और है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी एक्शन कौन से होते हैं, आप पहले एक एग्जांपल सोचो, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर पाओगे क्या है इनवॉलेंटरी एक्शन की। अगर हम बात करें एग्जांपल में, हो जाएगा आपका हार्ट बीट, मतलब कि कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कर रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इनवॉलेंटरी एक्शन, जीआईटी मूवमेंट। आपको पता है गट जो है आपका, पेट, वो इस तरीके से पेरिस्टालसिस करके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर करके खाने को आगे भेजता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मूवमेंट, जीआईटी मूवमेंट इनवॉलेंटरी हो गया। पर रिफ्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा, रिफ्लेक्स का होता है नी जर्क। आपके नी जॉइंट पे एक हैमर मारा तो आपका जर्क आएगा,
और क्या रिफ्लेक्स हो सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ आई हो सकता है रिफ्लेक्स, आपकी आंख में कुछ पड़ गया तो आप सोचोगे नहीं, ऑटोमेटिकली ब्लिंक होने लगेगा। तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो है, तो ये होता है ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका ये तो कर सकता है मूवमेंट वॉलेंटरी, पर हाइंड ब्रेन देखो, मैंने आपको बताया था कार्डियक जो एक्टिविटीज है वो आपका मेडुला और पॉन्स जो होते हैं हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, वो आपका डिटरमाइन करते हैं। तो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इनवॉलेंट्री एक्शंस भी, ठीक है। पर रिफ्लेक्स एक्शन में तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, यही तो इसकी खास बात है, ब्रेन के बिना ही, मतलब जो हेड है उसके बिना ही काम चल जाता है। कैसे? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आके वापस इंटर न्यूरॉन से वो अपना एक्शन शो कर देता है। और इनवॉलेंट्री जो है वो रिलेटिवली फिट्स तो स्लो होंगे, क्योंकि कोई इमरजेंसी की बात तो है ही नहीं, जेआईटी मूवमेंट चल रहा है तो चलेगा ही वो। पर यहाँ पे हमें बहुत फास्ट रिस्पॉन्स शो करना होगा। क्यों? यहाँ पे बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे पिन लगा हुआ है, अगर हम फास्ट एक्ट नहीं करेंगे तो पिन चुभ के पेनिट्रेट कर जाएगा, तो हमें बहुत ही जल्दी फास्ट करना है। और ऑब्वियसली बात है कि ब्रेन तक जाएगा कोई चीज़, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यहाँ से होते हुए वापस ब्रेन तक जाके फिर ब्रेन आउटपुट देगा, वापस आएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। पर यहाँ से जाके तुरंत स्पाइनल कॉर्ड से घूम के वापस आ गया तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, तो फास्ट एक्शन शो होगा। तो बेसिकली आपको इस तरीके की चीज़ें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और आप इसके आगे भी सोच सकते हो और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस एंड हार्मोनल, तो इसी की बात हम कर रहे थे कि दो टाइप के मैकेनिज्म है अपने पास। कौन से? एक है आपके पास नर्वस और दूसरा है आपके पास हार्मोनल, जिसको हम केमिकल भी कह सकते हैं। तो कहीं केमिकल मैकेनिज्म दिख गया तो घबराने की बात नहीं है, हार्मोनल ही आपको लिखना है उसमें। ठीक है, नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल। तो नर्वस मैकेनिज्म तो सबसे पहले बताओ किस चीज़ के थ्रू होगा? नर्वस मैकेनिज्म न्यूरॉन्स प्लस ब्रेन, न्यूरॉन हर जगह से लाएगा। आप ऐसे समझो कि कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो ब्रेन हो गया, ठीक है। सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और जो सीपीयू में हम तार लगाते हैं, ठीक है, तार लगाते हैं, एक तो माउस का हम लगा देते हैं, एक कीबोर्ड का तार लगाते हैं, एक मॉनिटर का तार लगाते हैं। तो जो तार है एक्चुअली में वो है आपके क्या? वो है न्यूरॉन्स। सीपीयू जो है वो आपका ब्रेन है। आई होप इतना आपको कंप्यूटर तो पता होगा। कंप्यूटर का हम एनालॉजी अगर ले, सीपीयू आपका ब्रेन है। जो हम वायर्स कनेक्ट करते हैं सीपीयू में, वो आपके हो गए नर्व, ठीक है। और ये वायर कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा है एक माउस से आ रहा है, एक कीबोर्ड से आ रहा है, एक मॉनिटर से आ रहा है। तो वो क्या हो गया? इफेक्टर, कि हमें वायर के थ्रू वहीं पे तो इफेक्ट दिखाना है, इफेक्टर। सीपीयू ने चाहा कि स्क्रीन पे मुझे अभी ब्लू स्क्रीन दिखाना है, तो जो वायर हमने कनेक्ट किया था, मतलब ब्रेन ने चाहा कि मुझे हैंड मूव करना है, तो जो वायर कनेक्ट किया था नर्व्स, ब्रेन ने नर्व से सिग्नल भेजा। और इफेक्टर क्या था? इफेक्टर होगा ऑर्गन्स जहाँ पे इफेक्ट शो होगा, तो हैंड पे इफेक्ट शो होगा। और ये इस केस में इफेक्टर क्या था? जहाँ जहाँ से वायर्स हमने लाए थे, मतलब माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप स्क्रीन, ये सब, ठीक है। तो न्यूरॉन और ब्रेन चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे हमें रिसेप्टर्स चाहिए होंगे। कौन से वाले? हार्मोनल रिसेप्टर की बात हो रही है, अब वो मैकेनिकल और केमिकल और जो स्किन पे वो सब की बात नहीं हो रही, हार्मोनल रिसेप्टर की। तो मैंने यहाँ पे बनाया था कौन सा रिसेप्टर? ये वाला रिसेप्टर चाहिए होगा, क्योंकि काफ़ी हार्मोन पास नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन, तो हमें उस केस में चाहिए रिसेप्टर। और दूसरी बात, हार्मोनल है तो ऑब्वियसली हार्मोन तो चाहिए होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि एक चीज़ है वो ब्लड में डिसॉल्व होके थ्रू आउट द बॉडी जा रही है, और एक चीज़ है वो एक्चुअली वायर के थ्रू जा रही है। एक चीज़ ऐसी कहीं से भी डिफ्यूज़ हो होके जा रही है, और एक चीज़ एक प्रॉपर पाथवे से जा रही है। तो फास्ट कौन-सा होगा? जो वायर से जा रही है। जो थ्रू आउट द ब्लड डिफ्यूज़ होके अलग-अलग सेल में जा रही है वो तो स्लो होगा, ठीक है। और कैसा? तो फास्ट रिस्पॉन्स, स्लो रिस्पॉन्स हो जाएगा। दूसरा, जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रेस क्वांटिटी में बनते हैं, ट्रेस क्वांटिटी में, बहुत ही कम बनते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। और जो न्यूरॉन्स के जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके थ्रू ये काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर भी कम होते हैं पर इतने भी ट्रेस में नहीं होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता था? जो साइनैप्स को क्रॉस करने के लिए, साइनैप्स के बाद यहाँ पे सिग्नल आके साइनैप्स क्रॉस करना है तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू करता था। वीडियो लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद अगले न्यूरॉन पे जाके वो कंडक्शन कराएगा, ठीक है। और क्या फीचर हो सकते हैं डिफरेंस? और डिफरेंस हो सकता है
हार्मोनल का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है, पर नर्वस सिस्टम का इफेक्ट शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए होता है। आपको अभी के अभी फुट वहां से पीछे करना था तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा, पर हार्मोन एक बार आपका पता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो थ्रू आउट द लॉन्ग टर्म वो इफेक्ट दिखाएगा, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा हार्मोनल कंट्रोल का। और क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली डिसॉल्व होता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड स्ट्रीम के बाद, और यहाँ पे प्रॉपर पाथवे के थ्रू जाता है, पाथवे फॉलोड होता है किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा अभी के लिए। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 12। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच द मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मोमेंट इन आवर लेग्स, मतलब बेसिकली प्लांट के मोमेंट और अपने ह्यूमन के मोमेंट की बात हो रही है, ठीक है। किसके मोमेंट, सेंसिटिव प्लांट का कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको टच मी नॉट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो क्या कैसा प्लांट है वो, सेंसिटिव प्लांट है। और ह्यूमन के मोमेंट मतलब कि लेग, लेग के मोमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये वही अपना जो आप हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स में ना ब्रेन है ना न्यूरॉन है, प्लांट्स में ना ब्रेन है, नो ब्रेन, और ना तो उनके पास न्यूरॉन्स है। तो अल्टीमेटली जो सिग्नल है वो कहीं और किसी और पाथवे से जाएगा, पर ह्यूमन में ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो सिग्नल है, ह्यूमन को लेग मूवमेंट करना है तो न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन जाएगी और ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो पूरा ही अलग पाथवे है। तो यहाँ पे जब ब्रेन नहीं है तो कौन देगा, हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होगा। यहाँ पे तो अपना वही न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होगा। अब नया पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, नया पॉइंट ये आता है कि इनके पास मसल्स नहीं है, प्लांट के पास मसल्स नहीं है अपना मूवमेंट शो करने के लिए। मूवमेंट अगर हमें शो करना है तो ह्यूमन की बात करें तो मसल्स है अपने पास प्रॉपर, बहुत सारे, करीब 600 कुछ मसल होते हैं, आप अप्रोक्सीमेटली सोचो 600 मसल है। तो कहीं की भी मूवमेंट करनी है तो मसल अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज मुझे ये मूवमेंट करना है, पाम को ऊपर लाना है, तो यहाँ पे एक मसल होती है, उसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पाम ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है। पर प्लांट के पास ऐसे मसल नहीं है तो मूवमेंट वो कैसे शो करता है, वैलिड क्वेश्चन है, कैसे शो करता है, मैंने वीडियो में बताया था, वाटर मूवमेंट से शो करता है, वाटर मूवमेंट से। कैसे, सपोज ये सेल था, सपोज ये सेल था, ठीक है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर करने लग गए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एंटर किए तो ये सेल अब हो जाएगा बहुत ही बड़ा, ठीक है, और बल्ज हो जाएगा, फूल जाएगा, ऐसा सेल हो गया। तो अलग मूवमेंट होगी, ग्रोथ हो गया एक तरीके से, पहले इतने इतने थे सेल्स, अब सेल्स बड़े बड़े हो गए, तो अल्टीमेटली जहाँ की सेल्स की बात करें उसका भी साइज बड़ा हुआ होगा, की भी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई होगी। अब सपोज ये जो वाटर था वो वापस आ गया बाहर, इसका काम हो गया, ये सेल वापस से श्रिंक कर जाएगा, तो वापस से वो जो पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी प्लांट, सपोज लीफ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वापस से वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से शो करता है मूवमेंट, ठीक है। तो मेन आपको ये याद रखना है, वाटर के मूवमेंट के थ्रू वो करवाता है, और यहाँ पे तो अपने पास प्रॉपर मसल्स है ही। तो इतना पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए काफ़ी है। मेन आपको बस ये याद रखना है कि प्रॉपर ब्रेन, प्रॉपर मसल, ब्रेन टू मसल, प्रॉपर हॉर्मोन्स और प्रॉपर वाटर मूवमेंट पाथवे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें, इसमें दो चीज़ें, और बाकी आपको ये सब क्या क्या सिस्टम है प्लांट्स में, क्या क्या नहीं है, ह्यूमन में क्या क्या है, प्लांट्स में क्या क्या नहीं है, ये सब आपको बातें इसमें करनी है। तो ये था वीडियो वन शॉट में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। और अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसको देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाकी के 3 पार्ट डाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ही अच्छे डिस्कशंस होने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम अपलोड करेंगे, तो आप वो मिस नहीं करना चाहोगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो। तो मिलते हैं।